चलिए नमस्कार साथियों, मैं राजपूत सर आपके सामने। तो बात कर रहे थे हम क्वेश्चन पेपर की, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। थोड़ा सा पिछले जो क्वेश्चन मैंने बताए थे उसमें टेक्निकल इशू आ गया था, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम दोबारा बताते हैं। ठीक है, तो बात आपको जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं जो चीज़ आपको दे रहा हूँ और आपको कंटेंट आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आपको पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें आपके हिसाब से मिल रही हैं, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मेरा नंबर तो सबको मालूम है, एक बार थोड़ा सा देख लो। 74992878 ठीक है, ये मोबाइल नंबर है। आप मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कॉल कम से कम करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पर सीधे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मसल्स टिश्यू। ठीक है, क्वेश्चन जो 38 कह रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मसल टिश्यू, मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी होता है। ठीक है, मांसपेशी के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो आपका जो आंसर होगा इसमें आपका 75% क्या होता है, पानी होता है। कितना होता है? 75%। ठीक है, 75% आपका पानी होता है। ठीक है, कितना होता है? 75% आपका पानी रहेगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। जॉगिंग एंड स्पोर्ट्स डज, जॉगिंग और खेलना करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है टाइटनिंग ऑफ मसल्स, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेंथन फ्यू मसल्स, ऑप्शन नंबर 3 है स्ट्रेंथन ऑल द मसल्स। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है इसका। हमारी जो सभी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें सभी में ताकत डेवलप होती है, सभी हमारी मजबूत होती हैं। तो देखिए, जॉगिंग खेलना करते हैं तो आपका आंसर होगा सभी मांसपेशियों को मजबूत करना होता है। जब हम जॉगिंग और खेलना करते हैं या कोई स्पोर्ट्स करते हैं तो हमारी सभी मांसपेशियाँ क्या करती हैं, स्ट्रांग होती हैं। क्वेश्चन ये 2011 टीजीटी में आया भी था, जॉगिंग एट ऑन स्पॉट, कि आप ऑन स्पॉट ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आंसर होगा आपका स्ट्रेंथनिंग ऑल मसल्स एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स के अलावा सारी मसल्स क्या होती है हमारी, उनमें ताकत डेवलप होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, 40 है। एटीपी इज स्टोर इन, आपका जो एटीपी होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? एटीपी कहाँ पर होता है? तो आपका एटीपी जो होगा, आपका एटीपी का पहले क्वेश्चन कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये आपका ट्राई मतलब फास्फेट के 3 अणु होते हैं, फास्फेट के 3 अणु होते हैं, और इसी में आपका डाई लग जाए, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक है, तो आपका फास्फेट के 2 अणु होंगे। ठीक है, हमें इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी इज इन स्टोर, आपका जो एटीपी है कहाँ भंडार होता है, कहाँ पर स्टोर होता है, तो आपका एटीपी क्या होगा? मसल्स में होगा। क्या आंसर क्या होगा इसका? मसल्स। आपका पहला ये आंसर होगा मसल्स। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि क्वेश्चन नंबर 41, एन एथलीट वेट 50 kg हु ट्रेन फॉर 2 आवर रिक्वायर्ड एन इनटेक ऑफ अप्रोक्सीमेटली। एक खिलाड़ी जिसका वजन 50 किलोग्राम है, कितना वजन है? 50 किलोग्राम वजन है, 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है। कितने घंटे लेता है? 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है। उससे कितने भोजन की आवश्यकता होगी, मतलब कैलोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जो हमारा आप कह रहा है कि इसका एक फार्मूला है। ठीक है, आप समझिए, क्वेश्चन इसमें बनता है कि शरीर के हर किलोग्राम के लिए हर घंटे पर आपका शरीर का जो इसमें वजन कितना हमारा 50 किलोग्राम, तो 24 घंटे के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी वो आप ध्यान देखिए। तो आपका पर किलोग्राम 1.3 कैलोरी होती है। कितने पर जो हर किलोग्राम के लिए 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 1.3 मल्टीप्लाई आपका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आपका 24, मतलब 24 घंटे के लिए। और आपका वजन कितना है व्यक्ति का? 50 किलोग्राम व्यक्ति के लिए 50 किलोग्राम कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 मल्टीप्लाई 24 फिर मल्टीप्लाई 50 kg, तो इसकी वैल्यू आएगी 1560 आएगी। वैल्यू कितनी आएगी? 1560 आएगी। आप गुणा करके देखेंगे 1560 आएगी। तो 1500 हमें आपका निजी, मतलब हमें इतनी ऊर्जा चाहिए हमको। ठीक है, कि मतलब कि आपकी कैलोरी की आवश्यकता होती है इतनी। अब ये हमारी क्या है, अब इसमें अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि 50 किलोग्राम का व्यक्ति है और 2 घंटे का प्रशिक्षण लेता है। बात 50 किलोग्राम व्यक्ति की भी है और 2 घंटे वो ट्रेनिंग भी ले रहा है, 2 घंटे आपका वर्कआउट कर रहा है। तो आपके 2 घंटे के हिसाब से आपका हो जाएगा, इसमें आपका वर्कआउट करने वाले व्यक्ति को 8.5 मल्टीप्लाई 2 और वजन कितना हमारा 50 kg गुणे 50, 50 kg। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका कितना, 850। ठीक है, गुणा तो आप कर ही लेंगे, 850 आएगी। अब 850 को हम आपका 1560 प्लस आपका 850 इनको ऐड करेंगे तो आपका 6 5 11 1 हासिल। ठीक है, 8 5 13 1 14 हासिल 2 हासिल 1। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2400 कैलोरी। कितना हो जाएगा? 2410 कैलोरी हुआ इसके हिसाब से। तो आपको याद रखना है कि जो खिलाड़ी होता है उससे जो व्यक्ति होता है पर डे, सामान्य व्यक्ति को आपको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। खिलाड़ी को अलग आवश्यकता होती है। जो आपका 5000 जो एथलीट होगा, फिजिकल एजुकेशन का विद्यार्थी होगा, जो एक्टिविटी करता है उसको हम 5000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क, आपकी काम करने का तरीका क्या है, आप कौन से एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी एनर्जी कॉस्ट हो जाती है। आप फुटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उसकी कॉस्ट आपको 6000 के आसपास होगी। एक सामान्य एथलीट हैं 5000 उसको चाहिए। ठीक है, और आपका अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, कौन सी गेम में भी हैं, किस लेवल के आप प्लेयर हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है उसका अलग है। तो याद रखिएगा कि हमें एक सामान्य व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी है, खिलाड़ी के लिए हमें आपका 5000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रतिदिन। इसमें समझ गए। अगर पूछे कि पर घंटे की बात करें तो 1.3 मत भूलेगा, आपका 1.3, और 2 घंटे वर्कआउट की बात करें तो आपका 8.5। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आपका पर किलोग्राम पर हावर, ठीक है, पर किलोग्राम आपको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आपका पर किलोग्राम आपके वजन के हिसाब से, 50 किलोग्राम वजन के हिसाब से आपको पर आपके केजी के हिसाब से ये तो 1.3, और 2 घंटे वर्कआउट का 2 घंटे के लिए हमें आपका 8.5। क्लियर? अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस वायरस है वो आपका
विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब कौन सा ऐसा वायरस है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका जो इसमें ऑप्शन दिए हैं, किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से फैलता है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन में दो आंसर बहुत क्लोजली जा रहे हैं, आपका हेपेटाइटिस बी और आपका सी। ठीक है, आयोग ने हमारा सी माना था। ठीक है, आयोग ने हमारा सी माना था, बल्कि हेपेटाइटिस बी भी आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, तो आपका अभी हम जो आंसर है इसका सी मानते हैं, बल्कि आपका बी भी इसका है। आपका बी और सी हेपेटाइटिस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपके फैलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय मॉस्किटो, कौन सी बीमारी का कारण मच्छर है, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो आपको पता ही है, रेबीज आपका जो होता है वो आपका डॉग के काटने से होता है। मलेरिया जो होगा वो आपके मच्छर काटने से होगा। मलेरिया क्या होगा, मच्छर काटने से होगा। ठीक है, मलेरिया। तो आप सब भी दूसरा आंसर सही है। ठीक है, टिटेनस आपका कोई भी आपकी इंजरी लगती है और लोहा से लगती है तो टिटेनस होता है। चिकन पॉक्स आपका वायरस है। ठीक है, रेबीज आपका भी आपका डॉग के काटने से होता है। ठीक है, तो रेबीज भी हमारा क्या है, रेबीज भी वायरस है। आपका मलेरिया क्या है, आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है, और आपका जो टिटेनस है, टिटेनस जो है हमारा, ये आपका बैक्टीरिया है। टिटेनस क्या हमारा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि टिटेनस क्या है, तो ये बैक्टीरिया है, ये आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ है। क्या हमारा, मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ है। जो रेबीज है वो हमारा क्या है, ये वायरस है हमारा। क्या रेबीज हमारा वायरस है। जो हमारा चिकन पॉक्स है, ठीक है, ये चिकन पॉक्स जो हमारा होगा वो आपका, ये भी हमारा वायरस में है। ठीक है, अब देखिए कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि मॉस्किटो काटने से क्या होता है, हमारा मॉस्किटो काटने से हमारा मच्छर मतलब मलेरिया होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको आप देखिएगा, मैंने कम्युनिकेबल डिजीज संक्रामक रोग पढ़ाए हुए, उसमें आप देखिएगा, आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएगा। वहाँ देखेंगे तो और क्लियर होगा। बैक्टीरिया, पहले वायरस की लिस्ट है, फिर आपका बैक्टीरिया की है, फिर आपका प्रोटोजोआ की है। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा आप, और बेहतर तरीके से देखेंगे आप। अब हमारा है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, फॉर गुड हेल्थ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर नेसेसरी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता है। हमें अपना गुड हेल्थ रखना है, अच्छा स्वास्थ्य रखना है, उसके लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करना पड़ेगी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 लाइट एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर 2 हार्ड एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर 3 मीडियम एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर 4 रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज इज द बेस्ट ऑफ आंसर आपका होगा। इसमें जो सटीक आंसर जा रहा हमारा वो आपका रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम रेगुलर हमें व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे मसल्स स्ट्रेंथ होगी, तो आपका कार्डियो और स्पिरिटी मतलब आपका हृदय और श्वसन क्षमता भी आपकी अच्छी रहेंगी। ठीक है, मतलब हेल्दी रहेगा, आप लंग्स और आपके हार्ट भी हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए आपका डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज, डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज प्रत्यक्ष संचार वाला रोग है। इसमें भी आपका थोड़ा सा रहेगा आपको डाउट वाला। प्रत्यक्ष संचार वाला रोग, जो सबसे आपका सटीक आंसर है वो क्या होगा, एड्स होगा, बल्कि टीबी भी आपका मिलता है। ठीक है, टीबी भी आपका मिलता है। मेन आपका हम एड्स को, जो आपका प्रत्यक्ष संचार वाला रोग है वो आपका एड्स है, बल्कि आपका टीबी भी मिलता है। ठीक है, बल्कि इसमें जो पहली वाली तो देंगे हम आपको एड्स की देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज डन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए बहुत हमें बस देखना है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले व्यायाम। कौन से ऐसे व्यायाम हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं
तो आपका होगा एरोबिक एक्सरसाइज, आंसर होगा इसका सीधे एरोबिक। विच एक्सरसाइज कंडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होते हैं उन्हें बोलते हैं एरोबिक। क्या होगा, पहला आंसर ही होगा हमारा एरोबिक एक्सरसाइज। ठीक है, अब एनारोबिक वैसे व्यायाम जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं, उन्हें बोलते हैं एनएरोबिक एक्सरसाइज, उन्हें बोलते हैं एनएरोबिक। ठीक है, आइसोटोनिक व्यायाम मैं इसकी बता चुका हूँ, आइसोटोनिक के बारे में मैंने इसकी व्याख्या आपको की थी, वहाँ से आप देखिएगा, क्योंकि बार बार उस चीज़ को बताना उचित नहीं है। वो आइसोकाइनेटिक में साइबेक्स मशीन है, तो आइसोमेट्रिक में पुशदा बाल एग्जाम्पल है। पुशदा बाल, दीवार को धक्का देना, आइसोमेट्रिक, और आइसोकाइनेटिक में साइबेक्स मशीन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी मैंने इसकी व्याख्या पहले की थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 47। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी। कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य, मतलब आप ग्रोथ और आपका हेल्दी के लिए कौन सा विटामिन है आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन डी, ऑप्शन नंबर विटामिन के, ऑप्शन नंबर विटामिन 4 आपका बी कॉम्प्लेक्स। जो आपको बी कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर होगा बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका बी कॉम्प्लेक्स, आपका इसका आंसर होगा, जो हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, अब इसमें जब विटामिन की चर्चा आ गई, थोड़ा सा हम विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक विटामिन के बारे में ज़्यादा बताया नहीं है। तो विटामिन देखिए, जो विटामिन होता है, मैंने वीडियो पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे ही है हमारा, बैलेंस डाइट, बहुत बेहतर तरीके से बताया हुआ है। आप सर्च करेंगे बैलेंस डाइट बाय राजपूत सर, आप डालेंगे बैलेंस डाइट बाय राजपूत सर, RAJPOOT, तो आपको बैलेंस डाइट का आ जाएगा, उसमें बहुत डिटेल में समझा गया। तब भी थोड़ा सा बता देता हूँ विटामिन के बारे में। विटामिन सबसे पहले आया कि विटामिन की संख्या पूछे, तो संख्या जो होगी हमारी वो होगी 13। क्वेश्चन आता है विटामिन की संख्या कितनी होती है? 13। अब विटामिन की संख्या हमारी 13 है, तो आपका अब इसमें देखना है कि विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ऊर्जा नहीं मिलती है। क्वेश्चन आता है कि विटामिन से ऊर्जा मिलती है, तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। अब पूछता है इसे कि इसमें आपका जल में घुलनशील और आपका वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील है आपके जो आपका, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि आपकी जो इसमें रासायनिक नाम है वो जरूरी है। वो तो मैं वसा वाला और जल वाला क्वेश्चन आया तो उसमें मैं इसके विस्तार रूप से बताया भी था। हम देखते हैं कि विटामिन ए जो हमारा है उसका केमिकल नेम है हमारा रेटिनल। क्या है? रेटिनल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है हमारा? रेटिनल है। और विटामिन बी का थायमिन है, विटामिन बी है। विटामिन ए का आपका, एक सेकेंड, जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो हमारा है वो रेटिनल है। विटामिन जो B1 है वो आपका क्या है? थायमिन है। विटामिन B2 की क्या है हमारा? B2 का हमारा है राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लोविन, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B3 का क्या है हमारा? नियासिन है, नियासिन। विटामिन B5 हमारा, विटामिन B5 क्या है हमारा? पेंटाथोनिक। बी आपका जो 6 है पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन।
B7 जो होगा आपका बायोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। ये तो आपके हो गए B7 तक। अब आपका B12 आपका आता है, B12 देख लो यहीं पर, B12 है साइनोकोबालामिन। क्या होगा? B12 होगा साइनोकोबालामिन, दिखाई दे रहा होगा आपको। साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये आपका है विटामिन ए रेटिनल, विटामिन B2, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ये भी बहुत पूछता है, ये आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन इसी में आगे देख लेते हैं। अब विटामिन आपका C, K और D। जो विटामिन C है उसका केमिकल नेम क्या है? स्कारबिक एसिड। सी का क्या है? स्कारबिक एसिड। स्कारबिक एसिड। विटामिन डी है जो, उसका केमिकल नेम है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से आपका विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है? मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, आपका ब्लीडिंग होती है, आपके दांतों से खून आने लगता है, ठीक है, पस भी आने लगता है, उसे बोलते हैं आपका स्कारबिक एसिड। जैसे नींबू वगैरह लेंगे तो आपका ये इसमें आपको रिलीफ मिलता है। विटामिन सी, जो खट्टे पदार्थ लेते हैं वो विटामिन सी के बेस्ट सोर्स हैं। कभी कभी आता है विटामिन सी के बेस्ट सोर्स क्या है? तो नींबू है, आपका आंवला है, ठीक है। अब इसमें विटामिन डी है जो आप विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होता है? हमें रिकेट्स और शुगर हो जाता है। क्या होता है? रिकेट्स और शुगर हो। अब विटामिन आपका है के, ए बी सी डी, सॉरी आपका ए बी से 12 हो गए, अब सी डी के। विटामिन के है जो, वो देखो आप, विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो नेप्थोक्यूनोन। नेप्थोक्यूनोन, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। इसलिए हमें विटामिन के भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये भी कुछ होता है कि जो कभी कभी जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स ऊर्जा देते हैं ना आपका विटामिन ऊर्जा देते हैं। मिनरल्स आपका टोटल बॉडी वेट का 4% हमें मिनरल की आवश्यकता होती है, ठीक है। याद रखिएगा, ये वाला समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है रिक्रेशनल मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्ट बाई। जो रिक्रेशनल मूवमेंट था, रिक्रेशनल जो मूवमेंट है वो आपका इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था और किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? भारतवर्ष में मनोरंजन की अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो आपका जो भारतवर्ष में मनोरंजन का शुभारंभ आपका GAD सोनी ने किया था। किसने किया? GAD सोनी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, GAD सोनी ने किया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रही है हु सेड रिक्रेशन इज नॉट ए मैटर ऑफ मोशन बट इमोशन। मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से है, संवेगों से नहीं। इस कथन किसका है? यह कथन किसने दिया है? मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से है, संवेगों से नहीं। क्रियाओं से नहीं, सॉरी एक बार पढ़िए, हाँ पूरा पढ़िए। मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं, क्रियाओं से नहीं, संवेगों से है, संवेगों से है, क्रियाओं से नहीं है, संवेगों से, इमोशन से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका जोसेफ ली का है। किसका है? जोसेफ ली का। ऑप्शन नंबर पहला सही है आपका, जोसेफ ली का है, यह क्वेश्चन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है
51 देखिए, द कैंप क्राफ्ट इन्वॉल्व, शिविर उद्योग कलाओं में निम्न में से किसी एक कौशल का समावेश होता है। ठीक है, तो जो आपका कैंप क्राफ्ट होता है उसमें मेनली किस स्किल का आपका इन्वॉल्व होता है, तो आपका आंसर होगा मोटर स्किल का होता है, आंसर होगा मोटर गामा कौशल। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी गिवन इन ड्यूरिंग द कैंप, शिविर के दौरान किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए। जब कैंप होता है, लगता है, चाहे आपका एनएसएस कैंप हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स कैंप हो, चाहे तो उस कैंप के दौरान हमें किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए बच्चों को। तो आंसर इसका है ड्राई एंड आपका सीजनल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। आंसर चौथा सही इसका है, चौथा आंसर सही है, सूखे मौसमी सब्जियों या मौसमी फलों को दीजिए। जो मौसमी फल हैं वो ज़्यादातर हमें इसमें हम मौसमी सब्जी हैं जो जिसमें विंटर की हैं, समर की हैं, जो सब्जी इससे मौसम में चल रही होती है उसी को ज़्यादातर बच्चों को दिया जाता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 53, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा 53 क्वेश्चन है। अब इसमें देख लीजिए कि प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राणायाम का तात्पर्य है, प्राणायाम का तात्पर्य है आपका कि प्राणायाम का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 देखो, डिसिप्लिन ऑफ सेंस, ऑप्शन नंबर 2 कंसंट्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 मेडिटेशन, ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, कंट्रोल ब्रीथ, श्वासों पर नियंत्रण पाना ही हमारा क्या है, प्राणायाम है। प्राणायाम क्या है, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, श्वासों पर नियंत्रण, श्वसन पर नियंत्रण, श्वसन पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ, प्राणायाम का तात्पर्य क्या है, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। अब इसमें देखिए, कभी प्राणायाम तो वैसे हमारे 8 प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन ये भी आया था, डाइट प्रवक्ता में पूछा गया था, प्राणायाम कितने प्रकार होते हैं, प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। बल्कि प्राणायाम का जो मेन थीम है वो आपके 3 स्टेप में होता है। आपका है पुरका मतलब पूरक, ठीक है, कुंभक और आपका रेचक। पूरक में श्वास लेना, कुंभक में श्वास रोकना, और रेचक में श्वास छोड़ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि आपका कुंभक का अर्थ क्या है, तो कुंभक का अर्थ है आपका होल्डिंग ब्रीथ, होल्डिंग मतलब रिटेनिंग ब्रीथ, आपको श्वास को रोकना है। पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या है, इनहेलेशन ब्रीथ, सांस को अंदर ले जाएंगे हम, देन होल्डिंग ब्रीथ, आपको लंग्स में क्या करें, उसको होल्ड करेंगे, ठीक है, देन एक्सहेलेशन ब्रीथ, आपको श्वास को छोड़ेंगे, लेना, रोकना, देन एक्सहेलेशन बाहर निकालना। तो पूरक मीन्स इनहेलेशन ब्रीथ, पुरका मीन्स होता है इनहेलेशन ब्रीथ मतलब श्वास को लेना, इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन मतलब इनहेल करना, और कुंभक में आपका होल्डिंग ब्रीथ श्वास को रोकना, और आपका रेचक मतलब एक्सहेल करना, एक्सहेलेशन ब्रीथ, ठीक है, एक्सपायरेशन। तो याद रखिएगा। अब बाकी हमारे जो प्राणायाम के 8 प्रकार हैं, प्राणायाम के जो 8 प्रकार हैं वो भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए, हैं 8 जो प्रकार हैं वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हमारा है आपका सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतकारी। सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतकारी, सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, शीतली, भस्त्रिका, और आपका भ्रामरी, कपालभाति, भ्रामरी, कपालभाति, और आपका मूर्छा प्राणायाम। नेक्स्ट क्या है, मूर्छा। तो आपका सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, छठवां भ्रामरी,
सातवां आपका कपालभाति, आठवां मूर्छा प्राणायाम। तो प्राणायाम कितने प्रकार के हमारे? 8 प्रकार के हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोग्राम इन एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कैंप फॉर बॉयज एंड गर्ल। निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक हिस्सा होता है या अंग होता है? तो कैंप फायर क्या होता है? कैंप फायर आपका कैंप फायर होता है, ठीक है, कैंप फायर होता है। कैंप फायर आपका आपके जो शिविर होता है उसका आपका मेन पार्ट होता है कैंप फायर। उसमें आपका विभिन्न प्रकार की आपकी एक्टिविटी कराई जाती हैं। आपकी जब आपने बीपीएड वगैरह में कैंप किया होगा तो आप शिविर किया होगा तो उसमें कैंप फायर के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याद रखिए कैंप फायर बस। हु इज़ द नॉन एज फादर ऑफ योगा? फादर ऑफ योगा कौन है? तो सिंपल सा है, योग का पिता किसी का आता है? महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है 4, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि है। अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि योग जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो योग की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। किससे हुई है? युज शब्द से हुई है। इसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। क्या है इसका? जोड़ना या मिलाना। ठीक है, अब अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो आपका देखिए परिभाषाएं, पहला दिया है कि योग चित्रवृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्रवृत्ति निरोध है, पतंजलि ने कहा है। योग चित्रवृत्ति, आप सही सुन लीजिए, योग चित्रवृत्ति आपका किसने कहा है? पतंजलि ने कहा है। योग समाधि है, योग समाधि को वेद व्यास जी ने कहा है। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, इसको भगवत गीता में कहा गया है। ठीक है, योग समाधि वेद व्यास और योग चित्तवृत्ति निरोध है पतंजलि और योग कर्मसु कौशलम है आपका भगवत गीता। ठीक है, बाकी मैंने इसके तत्व जो 8 थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके बारे में बता दिया था। ठीक, अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसन आर परफॉर्म्ड बाय बॉडी बट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन माइंड। शरीर द्वारा आसन किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जो आपके आसन हैं, ठीक है, वो शरीर द्वारा किए जाते हैं, बल्कि उनका इम्पैक्ट है, जो उनका प्रभाव है वो सीधे माइंड पर पड़ता है। बिल्कुल सही, हम सहमत हैं इससे। क्या है? सहमत है, एग्री, पहला ऑप्शन सही है। अब ये आसन की बात आ गई, तो आसन हमारे कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के आसन हैं। आपका पहला है, आपका पहला लेते हैं, आपका आसन जो है वो देखिए, पहला है हमारा मेडिटेशन आसन, ले लो आप। ध्यानात्मक आसन, क्या हमारे? ध्यानात्मक आसन, ऐसे आसन जो ध्यान मुद्रा लगाने में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका पद्मासन और वज्रासन, पद्मासन और वज्रासन। ठीक है, फिर दूसरा हमारा है करेक्टिव आसन, सुधारात्मक आसन, जो बिगड़ी हुई, जो पोस्चर डिफॉर्मिटी हो जाती है, आपका नॉक नीक हो गया, बोलेग हो गया, काइफोसिस हो गया, स्कोलिसिस हो गया, फ्लैट फुट हो गया, जो हमारी पोस्चर की जो स्थिति बिगड़ जाती है उसको सुधार करने में जो आसन प्रयोग किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं करेक्टिव आसन। ठीक है, सुधारात्मक आसन, जैसे आपको मान लो लोडोसिस हो गया, लोडोसिस, तो आप लोडोसिस की कराएंगे आपका फॉरवर्ड बेंडिंग, पश्चिमोत्तासन, हलासन। ठीक है, इस तरह मान लो आपका फ्लैट फुट हो गया तो आप वज्रासन कराएंगे। क्या कराएंगे? वज्रासन कराएंगे। मान लो आपको काइफोसिस हो गया तो आपको कराएंगे आपका भुजंगासन कराएंगे। तो इस तरह आपके होंगे करेक्टिव आसन होंगे। फिर आपका रिलैक्सेशन आसन,
शिथिलात्मक आसन, कि जब हम कोई एक्टिविटी करने के बाद थक जाते हैं तो उसको रिलैक्स करने के लिए आपका क्या कहते हैं, आपका रिलैक्सेशन आसन, तो उसमें मकरासन और शवासन होगा। कि मकरासन में आपका चेस्ट पे लेटते हैं और आपका शवासन में पीठ के बल लेटते हैं, सब्जेक्ट सुपाइन, आपका सुपाइन कंडीशन, ठीक है, और उसमें प्रोन कंडीशन में। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो आ गया 57 देखो, शवासन कमिंग अंडर द कैटेगरी, शवासन किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो देखो शवासन किसके लिए आता है, हमारा आराम के लिए है, रिलैक्सेशन, किसके लिए है, रिलैक्सेशन। अब जो ध्यान मुद्रा के लिए आपका मेडिटेशन है, और आपका शरीर की निरोगी रखने का आसन, शरीर को ठीक करने का, तीसरा नंबर शरीर को ठीक करने के लिए करेक्टिव आसन है, मतलब आपका भुजंगासन हुआ, आपका चक्रासन हुआ, वो जैसी आपकी डिफॉर्मिटीज उसी अकॉर्डिंग टू आपका आसन कराया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर द फर्स्ट योर एस्पेक्ट ऑफ योगा हैज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस, अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये बात बताया था मैंने, तब भी सुन लीजिए। यम नियम आसन प्राणायाम, यही पहला ही हमारा सही है। 8 है हमारे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो पहले 4 हैं हमारे हैं यम नियम आसन प्राणायाम। इसके बारे में व्याख्या मैंने की है, ठीक है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वहाँ देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, योगा कर्मसु कौशलम इज एज ए डिफाइन ऑफ योग गिवन बाय, योगा कर्मसु कौशलम की परिभाषा किसने दी? अभी देखो चर्चा की मैंने, वो आपकी भगवत गीता में। योग कर्मसु कौशलम किसने कहा है? भगवत गीता में कहा है। योग आपका मैंने बताया, योग चित्रवृत्ति निरोध है पतंजलि, योग समाधि वेद व्यास, योग कर्मसु कौशलम किसने कहा? भगवत गीता में कहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विच टाइप ऑफ फूड इज बेस्ट फॉर योगा प्रैक्टिस, किस प्रकार का भोजन अच्छा योगा करने वालों के लिए होता है? तो आपका आपका जो होगा सात्विक भोजन क्या होगा? सात्विक योगा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 61 के लिए, विच वन इज नॉट शुद्धि क्रिया, शुद्धि क्रिया कौन सी है? शुद्धि क्रिया नहीं है, नॉट लगा हुआ है। निम्न में से कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है? शुद्धि क्रिया नहीं है तो आपका नेति धोती, कपाल भारती और कुंभक, 4 आपके ऑप्शन है। इसमें आपका जो शुद्धि क्रिया होती है वो आपका नेति धोती बस्ती कपाल भारती, ठीक है। और लिख दे रहा हूँ, पहला है आपका वैसे बताया है नेति धोती बस्ती कपाल भाती नौली और त्राटक। नेति धोती बस्ती कपाल भाती नौली और त्राटक, ये क्या हमारी शुद्ध क्रिया है, षष्ठ क्रिया बोलते हैं। तो जो कुंभक है इसको हम कुंभक ये आपका क्या है? ये आपकी शुद्ध क्रिया नहीं है, शुद्ध क्रिया नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा हमारा आंसर? यही होगा शुद्धि क्रिया वाला आंसर हमारा क्या होगा? यही होगा आंसर। आंसर हमारा होगा चौथा आंसर होगा। कुंभ का हमारा शुद्ध क्रिया में नहीं आता है। कुंभ का इज द पार्ट ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम का पार्ट है पूरा कुंभक रेचक। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छे हैं, इजी हैं, अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड विथ हठ योग। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका हठ योग बात कर रहा है आपकी हठ योग की। हठ योग निम्न में से कौन सा लक्षण हठ योग से संबंधित नहीं है? हठ योग से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो जो हठ योग में होता है आपका हठ योग के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें देखिए, आपका हठ योग जो होता है वो शारीरिक अनुशासन के लिए होता है। किसके लिए होता है?
शारीरिक, जो हठ योग होता है वो किसके लिए है, हमारा शारीरिक अनुशासन के लिए होता है। तो इसमें जो है आपका जो हठ योग है, कह रहा हठ योग से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए आप, संबंधित नहीं है। इसमें आपका आंसर होगा कंट्रोल ऑफ माइंड, पहला है आंसर इसमें। ठीक है, हठ योग से संबंधित नहीं है तो मानसिक संतुलन नहीं है। ठीक है, हठ योग के अंतर्गत जो आते हैं आपका, उसके अंतर हठ योग के जो अंतर्गत आएंगे हमारे, वो देखिए आसन प्राणायाम मुद्रा षष्ठक्रम। आसन मुद्रा षष्ठक्रम, ठीक है जी, हमारे किसके अंतर्गत हैं, आपके हठ योग के अंतर्गत आते हैं आसन प्राणायाम मुद्रा षष्ठक्रम। ठीक है, तो आपका आसन भी है इसमें है, प्राणायाम भी है, तो आपका षष्ठक्रम मतलब शुद्ध क्रिया भी है। तो आपका मानसिक संतुलन नहीं है। जो इसकी जो प्रकार हैं आपके हठ योग के हैं आसन प्राणायाम मुद्रा और षष्ठक्रम शुद्ध क्रिया, तो उसमें आपका जो मानसिक संतुलन आपका इसका संबंधित नहीं है। क्लियर हुआ, मानसिक संतुलन संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी तीन आपके किसके हैं, हठ योग के प्रकार हैं जी, आपका आसन प्राणायाम मुद्रा और षष्ठक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी ऑफ प्ले वाज गिवन बाई, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जो मैंने बताया था कि आपके सिद्धांतों के बारे में बहुत बढ़िया व्याख्या की थी मैंने। तो अतिरिक्त जो ऊर्जा का सिद्धांत है, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है, वो दिया है आपका ऑप्शन नंबर 3, आंसर सही है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताया था मैंने, कैथार्टिक थ्योरी किसने दी है, अरस्तु ने दी है। और आपका एंटीसिपेटरी किसने दिया है, एंटीसिपेटरी आपका कार्ल गुस ने दिया है। एंटीसिपेटरी कार्ल गुस ने दिया है। रिक्वेशनर चैली आपका दिया है GTW पैट्रिक। रिक्वेशनल चैली किसने दिया है, रिक्वेशनल चैली GTW पैट्रिक। और आपका सरप्लस एनर्जी, सरप्लस पूछा गया है तो आपका दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। और रिकैपिट्यूलेटिव थ्योरी दिया है आपका स्टैनली हॉल ने। मैंने पिछली क्लास में बताया था, तब भी ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में इसकी व्याख्या मैंने की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 दो, रिक्रेशन इज नेसेसरी, मनोरंजन जरूरी है आपका। तो आंसर होगा इसमें, सीधे आंसर पे चलते हैं, आत्म खुशी एवं मन की शांति के लिए। जो हम मनोरंजन करते हैं वो आत्म खुशी एवं मन की शांति के लिए करते हैं। आपका तीसरा होगा टू गेट प्लेजर एंड मेंटल पीस। आप टू गेट प्लेजर एंड मेंटल पीस, मानसिक शांति के लिए हम क्या करते हैं, आपका रिक्रिएशनल गेम खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 65 है वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 65 वाला। ऑब्जेक्ट ऑफ कैंपिंग, कैंपिंग लिखा है यहाँ पर, कैंपिंग होना चाहिए, कैंपिंग। ठीक है, कैंप के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ कैंपिंग, कैंप के उद्देश्य क्या हैं। तो आपका कैंप के उद्देश्य पहला नंबर दिए, लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल, एक्वायरिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, डेवलपिंग इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशन, ऑल द अबव। प्रैक्टिकल कौशल सीखना, जब हम कैंप में जाते हैं तो प्रैक्टिकल कौशल भी सीखते हैं, जिससे संबंधित कैंप होगा उससे संबंधित हम उसके प्रैक्टिकल स्किल मतलब कौशल सीखेंगे। सकारात्मक सोच, हमारी जो सोच होती है वो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग आती है कैंप में। व्यक्तिगत संबंध विकसित करना, जब हम कैंप में रहते हैं आपस में, जब कई लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, चाहे 100 हो चाहे 50 लोग हों, तो हमारे कुछ लोगों से बहुत गहन संबंध हो जाते हैं। तो आंसर होगा ऑल द एबव, ऑल द एबव, उपरोक्त में से
सभी जितने हैं सभी हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर एक सेकंड, 64 हो गया, 65 ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा यूज ड्यूरिंग कैंपिंग, मतलब कैंप के दौरान बोलते हैं, कैंप के दौरान गाया जाने वाला गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा। किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने लिखा हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हु पॉइंटेड आउट द वर्ड रिक्रेशन इज बोर्ड इनफ टू इंक्लूड प्ले इन इट्स एक्सप्रेशन। ये आपकी कोटेशन है, आपकी परिभाषा कहेंगे। निम्न में से किसने अपने कथन में खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा गया है? तो आपका जॉन ए फाइनली ने आपका खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा गया है। किसने? जॉन एच फाइनली ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्ट एज टू काइंड एंड कंडक्ट एज टू आउटकम हु सेड। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है। शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है, इतना है आपके लिए इंपॉर्टेंट। शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणाम के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती हैं। शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणाम के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती हैं। किसने कहा है? जे.एफ. विलियम्स ने कहा है। किसने कहा है? जे.एफ. विलियम्स। याद कर लो इसको कि जहाँ क्रियाओं का जोड़ और आपका चयनित एवं संचालित मिले, क्रियाओं का जोड़ चयनित एवं संचालित मिले तो जे.एफ. विलियम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आपका शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है आपका सर्वांगीण विकास करना, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट, होल सोल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास होता है साहब। क्योंकि आपका मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, जब हम किसी भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा आपको जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं तो गेम्स के दौरान विभिन्न प्रकार की टेक्निक आती हैं। तो सिचुएशन को हैंडल करना है, वो क्या हो गया? आपका माइंड का यूज हो गया, तो आप मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट, हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, उसके दौरान खेल के दौरान एक्टिविटी करते हैं, आपकी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। सोशल डेवलपमेंट, आपका जब एक टीम से दूसरी टीम के बीच मैच खेलते हैं तो हमारी एक दूसरे से फ्रेंडशिप हो जाती है, सोशल डेवलपमेंट हो गया। इमोशनल डेवलपमेंट, आप गेम के दौरान आप गुस्सा भी होते हैं, एंग्री भी होते हैं, और आप खुशी भी होते हैं। गोल मार देंगे तो खुशी हो जाएंगे, गोल खा जाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के इमोशन का भी आपका डेवलपमेंट होता है। तो कह सकते हैं कि सारी शिक्षा या खेल ऐसा वैसे है जिससे हमारा होल सोल डेवलपमेंट, मानव शरीर का संपूर्ण विकास होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन अगला, हाँ, ये इसमें परिभाषा लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए मैंने। सारी शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है, उन अनुभवों का, अनुभव आ जाए तो ओवर यू कट, उन अनुभवों का संकलन है। अनुभव ही आ जाए आपका तो ओवर यू कट मार दीजिएगा। ठीक है। उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्तिगत क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। ठीक है, ओवर यू कट। क्वेश्चन एक कह रहा है, अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। साउंड माइंड इज साउंड बॉडी वाज प्रोपाउंडेड बाई। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया? तो अरस्तु इसके आंसर है,
अरिस्टोटल ने ये आपका कहा था साउंड बॉडी इन साउंड माइंड। जब आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी तो माइंड स्वस्थ रहेगा। बॉडी आपकी अनहेल्दी है तो आपका माइंड स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए सबको ये फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए आपके शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है, साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 71 क्वेश्चन नंबर 71 देखो। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? हैमस्ट्रिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। हैमस्ट्रिंग मसल्स यूजन। तो मसल्स की बात आ गई, तो मसल्स अभी चैप्टर में क्वेश्चन आए नहीं है, पहली बार क्वेश्चन आया है। तो मसल्स का देखिए, जो मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, आपकी जांग जो होती है, थाई है, थाई के पीछे वाले हिस्से में, बैक ऑफ थाई, थांग के पीछे वाले हिस्से में आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है। कौन सी होती है? हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है। हैमस्ट्रिंग मसल्स में जो होती है, थोड़ा सा जान लें, हैमस्ट्रिंग जो पेशी है, इसमें जो आपके हैं 3 पेशी से मिलकर बनी होती है। ये आपका पहली जो हमारी है आपकी जो वो है आपका बाइसेप फीमोरस। क्या है हमारा? बाइसेप्स फीमोरस, बाइसेप फीमोरस, सेमी टेंडोनस, सेमी मेम्ब्रेनस। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन आता है कि बाइसेप फीमोरस, सेमी टेंडोनस और सेमी मेम्ब्रेनस ऑल द अबव हैमस्ट्रिंग के हिस्से हैं, हैमस्ट्रिंग पेशी के हिस्से हैं, तो हम बोलेंगे, मान लेंगे ऑल द अबव। ठीक है, हैमस्ट्रिंग पेशी के हैमस्ट्रिंग मसल्स के हिस्से हैं या हैमस्ट्रिंग पेशी के पार्ट हैं, तो बाइसेप फीमोरस, सेमी टेंडोनस, सेमी मेम्ब्रेनस, ऑल द अबव, तो ऑल द अबव होगा। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स है, क्या यूज है इसका? हैमस्ट्रिंग मांसपेशी प्रयोग होता है। तो ऑप्शन देखो, नी एक्सटेंशन नहीं करती है, नी फ्लेक्शन करती है, नी फ्लेक्शन करती है। आंसर हमारा होगा हैमस्ट्रिंग जो पेशी होती है वो क्या करती है? हमारा घुटने को मोड़ती है। करती है? घुटने को मोड़ती है। अब देखिए इसमें कौन सा लीवर है? लीवर पूछ दिया कि हैमस्ट्रिंग पेशी, हैमस्ट्रिंग कर्ल या फ्लेक्शन ऑफ नी में कौन सा लीवर है? तो आपका थर्ड लीवर होगा। फ्लेक्शन ऑफ एल्बो कौन सा लीवर है? थर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो होगा आपका फोर्स बीचों बीच होगा, एक्सेस फोर्स और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं जो हमारा नी होगा वो आपका एक्सेस होगा, और इसकी जो आपकी नी से जो नीचे आएगी पेशी, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, वो आपका फिबुला पे जाती है, तो वहाँ पर जो अटैच होगी तो आपका वहाँ पर इंसर्शन होता है, निवेशन होता है, वो हमारा फोर्स का काम करता है। जहाँ हमारी मसल्स की समाप्ति होती है वहाँ फोर्स प्रूव होता है, तो वहाँ से हमारा फोर्स निकलेगा और पैर का वजन हो जाएगा क्या? रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह हमारा इसमें भी है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। इसमें भी आपको देख सकते हैं जो हमारा नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट है, वो क्या हमारा है? एक्सेस है। और जो हमारी ये आती है, ये ऐसी आती है, बाइसेप मसल आती है ऐसे। तो बाइसेप मसल जहाँ समाप्त हो रही है वो ये वाला पॉइंट हमारा बाइसेप आया, ये हमारा क्या है? हमारा फोर्स है। मसल्स जो मसल्स होती हैं वो फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, फोर्स निकालती हैं, और हमारा जो डंबल लिए हम, ये क्या हमारा आपका वजन हो गया, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको लीवर में और बढ़िया बताएंगे। अब इसमें देखिए जो हमारी आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है उसका मेन काम है फ्लेक्शन ऑफ नी, घुटने का मोड़ना। अब इसमें फ्लेक्शन ऑफ नी तो करती है हमारी है, आपका जो हैमस्ट्रिंग पेशी है वो आपका फ्लेक्शन ऑफ नी करती है। अब इसमें एक चीज़ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपकी बाइसेप फीमोरस है या आपकी हैमस्ट्रिंग पेशी है वो फ्लेक्शन ऑफ नी करेगी, एक्सटेंशन ऑफ हिप करेगी। देखो
फ्लेक्शन ऑफ नी, घुटने को मोड़ेगी। और एक्सटेंशन ऑफ हिप, ये क्वेश्चन भी आ गया है। एक्सटेंशन ऑफ हिप को फैलाती है, हिप को फैलाती है। अब इसमें तो आपका आ गया कि जो हमारी हैमस्ट्रिंग पेशी है वो जांघ के पीछे होती है, थर्ड लीवर काम करती है और घुटने को मोड़ती है और हिप को फैलाती है, एक्सटेंड करती है। याद रखिएगा, हिप को फैलाती है। जब ऐसे करते हैं तो आपका घुटना आपका फ्लेक्शन होगा, मतलब मुड़ेगा और आपका जो हिप है वो फैलेगा। अब इसी में बात करते हैं कि हमारा घुटने को फैलाने का काम कौन करेगा? एक्सटेंड ऑफ नी, एक्सटेंड ऑफ नी, घुटने को जो फैलाएगा वो कौन सी पेशी करेगी? तो रेक्टस फ्यूमरस, इसी में थोड़ा देख लीजिए, रेक्टस फीमोरस, जो रेक्टस फीमोरस है, रेक्टस फीमोरस, रेक्टस फीमोरस को हम किक मसल्स भी क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? किकिंग इन द फुटबॉल, किक मसल्स भी कहते हैं इसको। तो जो रेक्टस फीमोरस है वो करती है आपका एक्सटेंड ऑफ हिप, फ्लेक्शन ऑफ, सॉरी, एक्सटेंड ऑफ, एक सेकंड ध्यान सुनिएगा इसको, एक्सटेंड ऑफ नी, घुटने को फैलाती है, घुटने को फैलाती है, कौन सी? रेक्टस फीमोरस। और जब घुटना फैलेगा तो आपका नी क्या होगा? घुटना जब फैलेगा तो हिप क्या होगा? आपका फ्लेक्शन होगा। आप देखिए दोनों में समझिएगा, मैंने लिखा आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, जो हैमस्ट्रिंग आपकी जो पेशी है वो क्या करती है? आपकी हैमस्ट्रिंग मसल क्या करती है? फ्लेक्शन ऑफ नी, घुटने को मोड़ेगी। और एक्सटेंशन ऑफ हिप, आपका जो कूल्हा है उसको फैलाएगी, घुटने को मोड़ेगी और कूल्हे को फैलाएगी। आप देखिए जो रेक्टस फीमोरस है वो एक्सटेंड ऑफ नी, नी को खोलेगी, आपका नी को खोलेगी और हिप को क्या करेगी? फ्लेक्शन करेगी। हिप को क्या करेगी? हिप को फ्लेक्शन करेगी, नी को एक्सटेंड करेगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार पूछा गया है। तो इसमें इतना क्लियर, बहुत सारी मसल्स हैं, मसल चर्चा करेंगे। आपका कभी कभी सीक्वेंस में रहता है, तो आपकी जैसे आपका रेक्टस फीमोरस बहुत अच्छी, बहुत मेन मसल्स है, इसे किकिंग इन द फुटबॉल कहते हैं। फिर आपका इसी में आपका ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप, क्वाड्रिसेप मसल होती है, थाई में होती हैं आपका लेटरल क्वाड्रिसेप, मिडिल क्वाड्रिसेप, इंटरमीडिएट क्वाड्रिसेप, रेक्टस फीमोरस, सर्टोरियस, सर्टोरियस को हम आपका बोलते हैं टेरल मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका बैक ऑफ थाई में आपको बता दिया मैंने, जो आपका लेग, जो पैर के निचले वाले होती है आपका गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस, उसके नीचे फिर सोलियस मसल्स, गैस्ट्रोनीमियस, फिर उसके नीचे सोलियस मसल्स, फिर आपका कैल्किनियस टेंडन, ठीक है। मसल्स में इसको और अच्छे से बताएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन अगला चलते हैं। व्हाट मेक्स द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग? शारीरिक शिक्षा के आधारभूत को शक्ति प्रदान करते हैं, आधारभूत को शक्ति प्रदान करते हैं। तो आपका जो आंसर है साइंटिफिक फैक्ट, क्या होगा? साइंटिफिक फैक्ट, जो आपके वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, फिजिकल एजुकेशन को जो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत देते हैं, वो क्या देते हैं? आपका साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य देते हैं। क्योंकि इस फिजिकल एजुकेशन में बिना साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्यों के हम बिना नहीं चल सकते हैं। जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे हम वॉकिंग कर रहे हों, चाहे हम रनिंग कर रहे हों, चाहे हम थ्रोइंग कर रहे हों, चाहे हम स्विमिंग कर रहे हों, चाहे आपका
आपका जंपिंग कर रहा हूँ, जितनी भी एक्टिविटी हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन साइंटिफिक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। हमें थ्रो करना है, कितने डिग्री पर थ्रो करना है, कौन सा लीवर यूज करना है कि फोर्स ज़्यादा कम बल लगाकर अधिक दूरी तय करें, ठीक है, कितने डिग्री पर फेंकें कि कम बल लगाकर अधिक डिस्टेंस कवर करें, ठीक है, आपका फ्रिक्शन को कब कम किया जा सकता है, ठीक है। जो मैकेनिकल एनालिसिस है, मतलब जो हमारे साइंटिफिक वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करेंगे तभी हम आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो कह रहा है साई शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, वो आपका वैज्ञानिक तथ्य होंगे, साइंटिफिक फैक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 73, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 73 है वो कह रहा है फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी टू, फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी टू। फिजिकल फिटनेस क्या है? फिजिकल फिटनेस इज ए, मैं अपनी भाषा में बताऊं, फिजिकल फिटनेस इज ए डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग। फिजिकल फिटनेस इज ए डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग। ठीक है, बिना थकान के कार्यों को, जो हमारे दैनिक कार्य हैं, दैनिक कार्यों को हम बिना थकान के संपन्न करें। जैसे हमें घर की सीढ़ी चढ़ना है, कोई सामान उठाना है, झुक के उठाना है, झाड़ू लगाना है, झुक के कोई काम करना पड़े, तो जो डेली रूटीन वर्क हैं, दैनिक कार्य हैं, वो हम बिना थकान के संपन्न कर सकें, उसमें हमें किसी थकान का एहसास ना हो, उसी को बोलेंगे फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी टू, तो कैरी टू सीधे सीधे आपका है, पहले ही आंसर सही है इसमें, कैरी टू, कैरी आउट डेली टास्क, कैरी आउट डेली टास्क, जो हमारे दैनिक कार्य हैं, दैनिक कार्यों को आपको करने में किसी प्रकार की थकान का एहसास ना हो, वही कहेंगे व्यक्ति फिजिकली फिट है। अब सीढ़ी चढ़ाया, पसीना आ गया, तो आप फिजिकली फिट नहीं हैं, ठीक है। तो जो फिजिकल फिटनेस इज ए डेली रूटीन वर्क, फिजिकल फिटनेस इज ए डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग और एग्जॉशन। जो दैनिक कार्य हैं उनको करने में हमें थकान का एहसास ना हो, उसे बोलेंगे फिजिकल फिटनेस। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ, आपका भी कभी कंपोनेंट आता है तो स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, और पहला हमारा स्ट्रेंथ है, दूसरा हमारा आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, पांच कंपोनेंट है आपका। स्ट्रेंथ है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, और आपका ये कौन सा है? स्ट्रेंथ हो गया, स्पीड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, और आपका कोऑर्डिनेबिलिटी, ये कौन सा? ठीक है, तो आपका पांच हैं, ठीक है। अब हम पूरा देख लो उसको पहले, फिजिकल फिटनेस को आपका जब मैं इसकी विस्तार रूप से व्याख्या करूँगा तो आपको बता दूंगा कि फिजिकल फिटनेस के इसके कौन कौन से हमारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, ठीक है। तो इसको आप जब हम आपका बेसिकली स्पोर्ट ट्रेनिंग जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम बेहतर से बेहतर इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इंडोरेंस भूल रहे थे हम, इंडोरेंस क्या है हमारा? इंडोरेंस, तो हम इसको थोड़ा सा माइंड से फिसल जाता है। अब देखिए थोड़ा सा साफ साफ लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। पहला हमारा है स्ट्रेंथ,
स्पीड, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, और आपका कोऑर्डिनेशन। 5 कंपोनेंट हमारे हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, हमारे इसके फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं। कभी कभी हेल्थ रिलेटेड क्या आता है, तो हेल्थ रिलेटेड के भी मैंने आपको बताए थे। उसमें कार्डियो स्पीड एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर एंडोरेंस और बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मेन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एमोंग द यंग गर्ल। लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है। कहने का मतलब है कि गर्ल्स में कौन से ऐसी डिफॉर्मिटीज है जो गर्ल्स में आमतौर पर हो जाती है। तो काइफोसिस होगा, इसका आंसर क्या होगा, काइफोसिस। शर्मीलेपन के कारण आप थोड़ा सा आगे की ओर अपने कंधों को आपका श्रिंक कर लेती हैं। आपका श्रिंक कर लेंगी मतलब आपके सिकुड़ लेंगी तो आपका और थोड़ा सा गर्दन नीचे की हो जाएगी। तो इस शर्मीलेपन के कारण आपका हो जाता है। आपका आमतौर पर जो विकलांगता होती है एमोंग गर्ल में, ठीक है, लड़कियों में होती है, वो क्या होती है, काइफोसिस। काइफोसिस होता क्या है, काइफोसिस को हम राउंड शोल्डर भी कहते हैं। इसमें जो सर्वाइकल होती है, वो सर्वाइकल में होती है, वो थोड़ा सा आपके समान अवस्था से नीचे की ओर झुक जाती है। क्या होती है, आपका समान अवस्था से नीचे की ओर झुक जाती है। ये हमारा काइफोसिस हो गया। ठीक है, लोडोसिस में आपका लुम्बरगो होता है। लुम्बर जो बोन होती हैं वो अंदर चली जाती हैं, उसे हम आपका लुम्बरगो बोलते हैं। फिर आपका स्कुलोसिस, स्कुलोसिस को हम आइडियोपैथिक भी कहते हैं। इसमें आपका एक हड्डी हमारी वन साइडेड शिफ्ट हो जाती है। फिर आपका नॉनिक है, नौकनी है, नौकनी को हम जेनु बेलगम कहते हैं। इसमें बोथ नी टच ईच अदर, दोनों घुटने आपस में टच करते हैं। बोथ नी टच ईच अदर, दोनों घुटने आपस में टच करेंगे, इसमें ऐसे हो जाते हैं आपका। ठीक है, ये आपका नौकनी हो गया। और बोलेग ये बोलेग हो गया। ठीक है, देयर इज वाइड गैप बिटवीन बोथ नी, एक समान अवस्था से ज़्यादा गैप हो जाए उसे हम बोलेग बोलते हैं। जेनु विरम्ब कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो फ्लैट फुट, इसको हम फ्लैट फुट को हम पेस प्लेनस कहते हैं, चपटा पैर हो जाता है। देयर इज नो गैप, इज कम्प्लीटली फ्लैट, आपका आँच ना होके वो पूरी तरह से चपटा होता है, उसके बोलते हैं आपका फ्लैट फुट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है द कॉज ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटीज, द कॉज ऑफ पोस्चर डिफेक्ट, पोस्चर डिफेक्ट डिफॉर्मिटीज, मतलब आपका कह रहा है सारी विकलांगता होती है, पीछे कारण क्या है, क्या कॉज था। जब हम डिफॉर्मिटी पढ़ेंगे तो क्या कॉज और रेमेडियल मेजर क्या है उसकी पहचान करेंगे, क्या कारण थे कि हमें डिफॉर्मिटीज हुई और कैसे वो ठीक होगी, रेमेडियल मेजर या ट्रीटमेंट, उसके बारे में बताएंगे हम। तो इस कारण पूछ रहा है कि कॉज क्या है, किस कारण हमें डिफॉर्मिटीज अधिकांश तो होती हैं, शारीरिक विकलांगता होती है। तो आपका कुपोषण के कारण होगा। क्या होगा, कुपोषण मतलब मल न्यूट्रिशन के कारण होता है। आप प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, प्रॉपर आपको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, प्रॉपर आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो आपकी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो हड्डियाँ या तो आउटसाइड जाएंगी या तो इनसाइड जाएंगी या तो कंप्लीट फैट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। बैलेंस डाइट ना मिलने के कारण मतलब आपको कुपोषण हो जाता है। कुपोषण के कारण आपको डिफॉर्मिटीज ज़्यादा होती है, कुपोषण के कारण डिफॉर्मिटीज होती है। कई कारण इसके हैं, आपका मोटापा भी है, वो आपको इम्प्रॉपर बैलेंस डाइट है, प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट ना मिलना, ठीक है, और आपका टाइट कपड़े भी पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब हम उसमें डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो याद रहिएगा, मैं आपको इसमें आपको समझ में आ गया होगा। पहला मैंने बताया काइफोसिस, दूसरा लोडोसिस, काइफोसिस को राउंड शोल्डर कहते हैं, लोडोसिस को लुम्बरगो बोलते हैं, ठीक है, या आपका काइफोसिस को हम हंच बैग भी बोलते हैं और लोडोसिस को हम हॉलो बैग भी बोलते हैं। और
स्कोलियोसिस को हम आइडियोपैथिक भी कहते हैं, नोक जेनु बेलगम, और आपको उसको बुलक को जेनुवेरम, और आपको फ्लैट फुट को पेस प्लेनस कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो जहाँ कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बस आप लोगों से एक ही आग्रह है कि कोई समस्या है तो मैसेज भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। आपका देखो 7499287889 मैसेज करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेहनत करिए, सफलता आपको 100% मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में हो, आपका काम है मेहनत करना, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति 100% होगी। थैंक यू सो मच।